हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अगस्त महीने की वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए अगस्त के थर्ड वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 अगस्त के बीच में टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरीके से इस बार 15 अगस्त के दिन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और अब भारत 76वें साल में एंटर कर चुका है। तो 76वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही आपको पता होगा प्रधानमंत्री इस अवसर पर लाल किले से देश को संबोधन करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लगातार 9वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया है लाल किले से। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तराखंड की सरकार ने इनमें से किस क्रिकेटर को राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किस खिलाड़ी को अपने राज्य का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है ये उत्तराखंड के ही एक मशहूर क्रिकेटर हैं, तो इन्हीं को यहाँ की सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो विश्व शतरंज महासंघ है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के लिए संस्था है। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं फिडे, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। तो इसमें जो सबसे मेन व्यक्ति होता है वो तो इसका अध्यक्ष होता है, जो कि आज के समय है रूस के व्यक्ति आर्केडी वोरकोविच। लेकिन सवाल में यहाँ पर पूछा गया है कि इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इसलिए है क्योंकि इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो भारत के व्यक्ति को बनाया गया है, विश्वनाथन आनंद को, जिनके बारे में आपको पता होगा ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। साथ ही ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं शतरंज में। तो विश्वनाथन आनंद को फेडे का नया उपाध्यक्ष बना दिया गया है। विश्वनाथन आनंद की एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, भारत के जो सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम था विश्वनाथन आनंद, और उसी तरीके से अब तक भारत के अंदर 75 जो चेस प्लेयर्स हैं उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल चुका है, और ये जो टाइटल होता है ये फीडे के द्वारा ही दिया जाता है। तो भारत के जो 75वें खिलाड़ी जिनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है ये हैं वी प्रणव। वी प्रणव जो हैं ये तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो वज्र प्रहार नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। ये बारी बारी से भारत और अमेरिका होस्ट करते हैं, एक बार अमेरिका और एक बार भारत। तो इस बार ये भारत की मेजबानी में हो रहा है और इसी के चलते इसका आयोजन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलोह और यहाँ पर है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरीके से और भी कई सारे एक्सरसाइज हाल ही में हुए हैं जिनमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2021 से सम्मानित किया जाएगा? कर्नाटक रत्न जो अवार्ड होता है ये कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये 2021 के लिए दिया जाएगा मशहूर कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को, क्योंकि 2021 में अक्टूबर महीने में इनकी डेथ हो गई थी और ये मशहूर कन्नड़ अभिनेता थे, तो इन्हीं को कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के भाषण में पंच प्राण लक्ष्य की बात कही है। आपको बताना है कि इसको किस वर्ष तक पूरा करना है। तो इस बार के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्राण की बात कही है, यानी कि 5 प्रतिज्ञा लेने की बात कही है देशवासियों से। और ये 5 प्रतिज्ञा कौन सी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये है
कि गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया यानी कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनना है। इसके अलावा दूसरा जो प्राण है ये है रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट यानी कि दास्ता के सभी निशानों को मिटाना है। और तीसरा प्राण है टेक प्राइड इन आवर रूट्स यानी कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण है यूनिटी यानी कि हमें एकता और एकजुटता के साथ में आगे बढ़ना है। और पांचवा प्राण है कि हमें अपने जो कर्तव्य है नागरिक के रूप में उसको निभाना है। तो इस तरीके से ये जो 5 प्राण की बात कही है पीएम नरेंद्र मोदी ने, इनको अगले 25 सालों में कंप्लीट करना है, जिस टाइम पीरियड को अमृत काल बोला गया था इस बार के बजट में। तो 2047 तक इन 5 प्राण को अचीव करना है। 2047 में वैसे भारत अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 प्राण जिनकी बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है और इनको अमृत काल यानी कि अगले 25 सालों में अचीव करना है, वो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो इंडियन रेलवेज ने हाल ही में सबसे लंबी ट्रेन को संचालित किया है, जिस ट्रेन का नाम रखा गया है सुपर वासुकी। इस ट्रेन की टोटल लंबाई थी 3.5 किलोमीटर और इसके लिए 5 ट्रेनों को आपस में जोड़ा गया था। 5 ट्रेन को जोड़ करके 3.5 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया सुपर वासुकी। और ये इंडियन रेलवेज के द्वारा अब तक संचालित की गई सबसे लंबी ट्रेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रेन की टोटल लंबाई थी 3.5 किलोमीटर और इसमें 6 इंजन थे। तो क्योंकि ये सबसे लंबी ट्रेन थी 3.5 किलोमीटर लंबी, तो इसमें वैगन की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। इसमें टोटल वैगन की संख्या थी 295। और इसका जो पहला रन किया गया यानी कि जो पहली बार इसको संचालित किया गया हाल ही में, तो इसमें 26,000 टन कोयला लाद करके इसको छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के लिए रवाना किया गया था। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसको बोलते हैं लीजियन ऑफ ऑनर, और ये सम्मान दिया जाएगा मशहूर कांग्रेस के लीडर शशि थरूर को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शशि थरूर लोकसभा के 2 बार सदस्य भी रहे हैं, साथ ही ये कई सारे इन्होंने नॉन फिक्शन और फिक्शन किताबें भी लिखी हैं। तो इनकी लेखनी और इनके भाषणों के चलते ही इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। हाल ही में किसने स्पार्क नामक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? वर्चुअल स्पेस म्यूजियम यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, अंतरिक्ष संग्रहालय बनाया गया है, और इसका उद्घाटन किया है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पार्क नाम का ये जो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम बनाया गया है, ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इसरो के जो भी अभी तक मिशन रहे हैं, इसके अलावा इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस और पिक्चर्स को इस पर रखा गया है। तो इसरो ने जो अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? स्पार्क, और इसको लॉन्च किया है एस सोमनाथ ने। डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो डूरंट कप टूर्नामेंट होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, क्योंकि यही डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 होने वाला है, यह आयोजित किया जाएगा भारत के टोटल 3 शहरों में। एक तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, दूसरा असम का शहर गुवाहाटी, और तीसरा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो इस बार ये 3 शहरों में होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य के अंदर स्थित है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ की जो राजधानी है ईटानगर, तो ईटानगर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है होलोंगी, और इसी शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट बनाया गया है। तो इसी के चलते इसके 3 नाम हैं। एक तो इसको होलोंगी एयरपोर्ट कहा जाता है, इसको ईटानगर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, और अभी इसको नाम दिया गया है आधिकारिक तौर पर डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के द्वारा आयोजित पिच ब्लैक 2022 नामक युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो पिच ब्लैक 2022 नाम का जो अभ्यास हो रहा है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है
जिसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि पिच ब्लैक 2022 नाम का जो अभ्यास होता है इसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार के अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स समेत टोटल 17 देशों की एयरफोर्स ने इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लिया है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछा सकता है और वो ये कि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है डार्विन। डार्विन शहर में इसका आयोजन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो जूनियर लेवल की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होती है उसमें आज तक कभी भी किसी भी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो पहली बार किसी भारतीय महिला ने जूनियर लेवल की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीता है और इनका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो है ये हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है। इस टूर्नामेंट के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि एक बात तो ये कि इसका आयोजन किया गया था बल्गारिया के सोफिया नाम के शहर में। तो बल्गारिया के सोफिया शहर में इस बार की वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें पदक तालिका में टॉपर था जापान। हालांकि आपको बता दूं कि जापान से ज़्यादा मेडल भारत को मिले हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल एक ही जीता है जो कि दिलाया है अंतिम पंघाल ने। और जो पदक तालिका होती है वो गोल्ड मेडल की संख्या के आधार पर डिसाइड की जाती है। तो जापान ने यहाँ पर टॉप किया था और भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था, क्योंकि भारत को सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल मिला है जो कि दिलाया है हरियाणा की पहलवान अंतिम पंघाल ने। इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीता है। किस पूर्वोत्तर राज्य में हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट क्या है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है दवाओं और वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। वैसे तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट जो है ये पूरे भारत में सबसे पहली बार लागू किया गया था तेलंगाना राज्य के अंदर, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पूर्वोत्तर राज्य में हाल ही में इसको टेस्ट किया गया है। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको हाल ही में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। एक बात यहाँ पर आपको और याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश में इसको अमेरिकी संस्था यूएसएड के सहयोग से लागू किया जा रहा है। विलियम रूटो इनमें से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो विलियम रूटो, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अभी तक अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है केन्या। तो केन्या के ये अभी तक उपराष्ट्रपति थे, लेकिन इन्हीं को हाल ही में यहाँ का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केन्या की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। तो यहाँ के नए राष्ट्रपति हो गए हैं विलियम रूटो। हाल ही में सुपर गरुड़ शील्ड 2022 नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है। तो गरुड़ शील्ड 2022 नाम का एक अभ्यास होता है जो कि अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अमेरिका और इंडोनेशिया, हालांकि ये मेन यही दो कंट्रीज होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अन्य देशों को भी इनवाइट किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया देश में। इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइलैंड है वहीं पर इस बार इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि भारत समेत कुछ अन्य देशों को भी इस बार ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इस अभ्यास में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। 20 अगस्त को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया है। सैयद सिप्ते रजी जो हैं ये कांग्रेस के एक लीडर थे और ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। सन 2004 से लेकर के 2009 तक, यानी कि 5 सालों के लिए ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे। इसके बाद इनको कुछ समय के लिए, लगभग 3 महीनों के लिए, असम का भी राज्यपाल बनाया गया था। तो याद रखिए ये झारखंड और असम के राज्यपाल थे। हाल ही में किस कंट्री के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल। तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सिंथेटिक एम्ब्रियो तैयार किया है, यानी कि कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इसमें चूहे के स्टेम सेल का इस्तेमाल करके यहाँ पर इजराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। हाल ही में किस देश के अंदर एक नए जूनोटिक वायरस का पता चला है जिसका नाम है लंगिया वायरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। क्योंकि चीन के हेनान प्रांत में हाल ही में कई सारे लोगों में एक नए जूनोटिक वायरस की पुष्टि हुई है जिसका नाम है लंगिया वायरस।
जूनोटिक बीमारियां उन बीमारियों को बोला जाता है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। तो इसी तरह का हाल ही में एक नया वायरस पता चला है जिसका नाम है लंगिया वायरस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को कितने समय तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है, इसके तहत शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं उनको घर उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है, इसको हाल ही में सरकार ने 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है, यानी कि अब ये योजना 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन किया गया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप के अंदर देश भर से 250 पर्वतारोहियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर, ये आपको याद रखना है। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो फीफा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के लिए संस्था है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। तो फीफा ने हाल ही में भारत का जो फुटबॉल महासंघ है इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फीफा के नियमों का उल्लंघन किया है। आपको बता दूं कि भारत का जो फुटबॉल महासंघ है उसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि AIFF। तो AIFF को हाल ही में फीफा ने निलंबित कर दिया है और इसी के चलते आपको पता होगा भारत इस साल महिलाओं का अंडर 17 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था उसको भारत होस्ट करता, लेकिन अब भारत के अंदर ये आयोजित नहीं किया जाएगा। 18 से लेकर के 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत की जो प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी होती है उसको बोलते हैं डिफेंस एक्सपो और इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। पिछली बार ये 2020 में हुआ था लखनऊ में और इस बार इसका जो 12वां संस्करण होने वाला है ये आयोजित किया जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। हालांकि आपको बता दूं इसको मार्च महीने में ही आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इसको टाल दिया गया था और अब अक्टूबर महीने के अंदर इसका आयोजन होने वाला है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इस बार के डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम है पाथ टू प्राइड। AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का अवार्ड किसने जीता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है ये भारत का फुटबॉल महासंघ है। तो इसके द्वारा साल के जो सबसे बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है और 2021-22 के अवार्ड हाल ही में अनाउंस किए गए हैं। तो AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये दिया गया है सुनील छेत्री को, यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं सुनील छेत्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारे विनर्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22। तो इसमें साल के सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है सुनील छेत्री। इसी तरीके से महिलाओं में ये अवार्ड दिया गया है मनीषा कल्याण को, मनीषा कल्याण। अब अगर हम ये देखें कि भारत के अंदर जो उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनमें सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? तो इनका नाम है विक्रम प्रताप सिंह पुरुषों में, और महिलाओं में ये अवार्ड दिया गया है मार्टिना थोक्सोम को। तो इन सभी चारों फुटबॉलर्स के नाम आपको याद रखने हैं, आगामी एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में पहली बार अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग किस शहर में आयोजित की गई है? तो हाल ही में अंडर 16 लेवल का खेलो इंडिया हॉकी लीग का आयोजन किया गया महिलाओं के लिए और ये पहली बार आयोजित हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2022 में सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? सुल्तान अजलन शाह कप जो होता है ये हॉकी का एक टूर्नामेंट है जो कि आयोजित किया जाता है मलेशिया में। तो मलेशिया के अंदर ही इस बार भी आयोजित किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी के चलते ये नहीं हुआ था, तो अब 2 साल के बाद इस बार होने वाला है नवंबर 2022 में। हाल ही में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला पुलिस का जो 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुआ है इसका आयोजन किया गया था शिमला में। शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो यहीं पर महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। इससे
जो बिहार का मिथिला रीजन है वहाँ पर जो किसान हैं तकरीबन 5 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उससे उसकी प्रसिद्धि विश्व स्तर पर बढ़ जाती है। तो मिथिला मखाना जो कि बिहार का है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार के अंदर हाल ही में नई सरकार बनी है। यहाँ पर अब महागठबंधन जो अलायंस है उसकी सरकार बनी है और जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नीतीश कुमार, साथ ही उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव। महाराष्ट्र सरकार 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए किस संस्थान से 4,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया जाएगा। यहाँ पर वो 12 जिले हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज अभी नहीं है, तो यहीं पर अगले 2 सालों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 4,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा महाराष्ट्र की सरकार को। महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। 19 अगस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 15 अगस्त को भारत ने मनाया अपना इंडिपेंडेंस डे। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। इस बार के वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का विषय है इट टेक्स ए विलेज। इसके बाद 19 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस, जिसकी थीम रखी गई है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। फिर इसके बाद 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। आपको पता होगा पीएम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह जन्मदिन होता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को ही भारत में एक और दिवस मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे। 20 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व स्तर पर विश्व मच्छर दिवस, यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे। और फिर 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके सम्मान में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है 21 अगस्त को। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये आपको पता होगा हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस लौटे थे। तो इसी कारण से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर भारत के अंदर एक समारोह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको भी इन्वाइट किया जाता है। तो 2023 के अंदर जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, उसको आयोजित किया जाएगा इंदौर शहर में। इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश में है और ये पूरे भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, तो यहीं पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रमंडल देशों का जो संसदीय सम्मेलन होता है, यानी कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस होता है, हाल ही में इसका 65वां संस्करण हुआ है कनाडा के हैलिफैक्स नाम के शहर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इसमें जो भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल गया था उसको लीड किया था लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। हाल ही में भारत ने किस देश को एक डोर्नियर 228 विमान उपहार में दिया है? तो डोर्नियर 228 विमान जो है ये हाल ही में भारत ने गिफ्ट किया है श्रीलंका देश को। इस बार भारत के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर श्रीलंका को ये डोर्नियर 228 विमान जो है ये गिफ्ट किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विकसित किया गया है, इसके लिए किस कंट्री के अंदर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर स्थित है और इसी ने भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को विकसित किया है। तो इसकी बिक्री के लिए हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना जो पहला विदेशी कार्यालय खोला है, इसको मलेशिया के अंदर ओपन किया है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, जहां पर ये विदेशी कार्यालय खोला गया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि मलेशिया के साथ में हाल ही में भारत का पहला वायुसेना अभ्यास हुआ है और उसका नाम है उदार शक्ति। उदार शक्ति नाम का वायुसेना अभ्यास हाल ही में हुआ भारत और मलेशिया के बीच में। हाल ही में HDFC बैंक ने किस शहर के अंदर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो HDFC बैंक जो कि भारत की एक प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है।
तो इसने हाल ही में अपनी पहली महिला शाखा खोली है, यानी कि ये जो ब्रांच ओपन हुई है इसको पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। तो ये HDFC बैंक की पहली ऑल वुमेन ब्रांच है। तो इसको कहाँ पर ओपन किया गया है? इसको केरल राज्य के कोझिकोड में ओपन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली देश की पहली डबल डेकर AC बस हाल ही में रवाना की गई मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं यानी कि नितिन गडकरी, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। यहाँ पर आप इस बस को देख भी सकते हैं। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डबल डेकर AC बस है और इसको बनाया है स्विच मोबिलिटी नाम की कंपनी ने। स्विच मोबिलिटी नाम की कंपनी ने इसको बनाया है। किस संगठन के महासचिव तेंजिन लेकफेल ने 22 से लेकर के 25 अगस्त तक भारत का दौरा किया था? तो तेंजिन लेकफेल जो हैं ये बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव हैं और ये हाल ही में 4 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो संगठन है ये बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत भी शामिल है और इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी अध्यक्षता में हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने दही हांडी उत्सव को स्पोर्ट्स कोटा के अंदर शामिल किया है। दही हांडी जो उत्सव होता है ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसमें दही से भरी हुई एक मटकी होती है जिसको रस्सी के सहारे लटकाया जाता है और फिर ह्यूमन पिरामिड बना करके उसको फोड़ा जाता है। तो दही हांडी उत्सव जो है इसको अब महाराष्ट्र की सरकार ने स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने यह भी डिसाइड किया है कि इसमें अगर किसी भी युवक की दुर्घटनावश डेथ हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नामित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है इंटरनेट गवर्नेंस के ऊपर और इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे। तो इनमें से एक भारतीय व्यक्ति भी हैं जिनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा और ये आज के समय भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT है उसके ये सचिव हैं। तो अलकेश कुमार शर्मा को यूनाइटेड नेशन के एक हाई लेवल इंटरनेट पैनल में नामित किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया जाता है और इसमें भारत की जो फिल्में हैं TV शोज हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस बार के अवार्ड फंक्शन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं रणवीर सिंह। इनको 83 मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आप कुछ इसमें मेन अवार्ड्स याद कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म बनी है 83, बेस्ट एक्टर बने हैं इसी फिल्म के अभिनेता रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुनी गई हैं शेफाली शाह। साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं बेस्ट सीरीज बनी है मुंबई डायरीज 2611। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर निम्न में से किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत में शांति काल के दौरान जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और फिर उसके बाद आता है शौर्य चक्र। तो इस बार अशोक चक्र जो है ये किसी को भी नहीं दिया गया है। कीर्ति चक्र दिया गया है टोटल 3 जवानों को और शौर्य चक्र दिया गया है टोटल 13 जवानों को। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इनमें से इंडियन आर्मी के नायक देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। इसके अलावा इन 2 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और ये BSF के जवान थे। सुदीप सरकार ये BSF के कांस्टेबल थे और पावतिन सेठ गुई थे, ये BSF के सब इंस्पेक्टर थे। तो इन 3 लोगों को इस बार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। पीरियड प्रोडक्ट्स को सभी के लिए फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है यह है स्कॉटलैंड। यूरोप महाद्वीप का देश स्कॉटलैंड जो है ये विश्व का पहला देश बना है जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को सभी के लिए फ्री बनाया है और इसके लिए इसने एक कानून भी पारित किया है जिसका नाम है पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि यहाँ पर आपको बताना है भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जहाँ के हर एक घर में पाइप्ड वाटर का कनेक्शन हो चुका है। तो ये राज्य है गोवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला हर घर जल जिला कौन सा बना है,
डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। इसी तरीके से अगर आपसे स्टेट पूछा जाए यानी कि राज्य, तो वो राज्य अभी मैंने आपको बताया ये बना है गोवा। और अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए यानी कि यूनियन टेरिटरी, तो आपको बताना है दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो इस तरीके से आपको ये 3 बातें याद रखनी है। भारतीय सेना किस देश के द्वारा आयोजित वोस्तोक 2022 नाम के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो वोस्तोक 2020 नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगा जो कि रूस के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसको रूस के अंदर ही आयोजित किया जाता है। तो इस बार के वोस्तोक 2022 अभ्यास में इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट करने वाली है। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें चीन को भी इन्वाइट किया गया है, तो चीन भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। ये किस निम्न में से कौन सी एयरलाइन के मालिक थे? तो राकेश झुनझुनवाला जो हैं ये स्टॉक मार्केट में सबसे बड़े निवेशकों में से एक थे, क्योंकि इन्होंने कई सारे व्यापार में निवेश कर रखा था और उन्हीं में से एक था आकाशा एयर। आकाशा एयर भारत की एक नई एयरलाइन कंपनी है और इसमें राकेश झुनझुनवाला का शेयर था 40%। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। हाल ही में आकाशा एयर की जो पहली फ्लाइट रवाना हुई थी वो मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में रवाना हुई थी। हाल ही में कहाँ की सरकार ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो देश को नंबर 1 बनाने के मकसद के साथ हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मिशन की शुरुआत की है, मेक इंडिया नंबर 1। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिसाब से जिन 5 क्षेत्रों पर फोकस करना है ताकि देश नंबर 1 बन सके, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि फ्री एंड गुड एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर टू एवरी सिटीजन, प्रोवाइड जॉब्स टू एवरी सिंगल यूथ, यानी कि देश के हर एक युवा को जॉब उपलब्ध कराना, एंश्योर रेस्पेक्ट इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी टू एवरी वुमन, और साथ ही में देश के जो किसान हैं उनको उचित मूल्य उपलब्ध कराना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के नए क्लाइमेट चीफ बन गए हैं साइमन स्टील। साइमन स्टील बन गए हैं यूनाइटेड नेशन के नए जलवायु प्रमुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? वीर दुर्गादास राठौड़ जो हैं ये 17वीं सदी के एक राजा थे, तो इन्हीं की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। किस देश के ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो केविन ओब्रायन जो हैं ये आयरलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर किस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फहराया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया ने एक बलून के जरिए अंतरिक्ष में नेशनल फ्लैग को फहराया 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए खासतौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में खोली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए विशेष रूप से एक ब्रांच ओपन की है और इसको ओपन किया गया है बेंगलुरु शहर के अंदर। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद की जाएगी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और दूसरा सवाल है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2021-22 के लिए ये किसको दिया गया है?